हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिवर्स का। देखो लास्ट ईयर 2023 में भी ये न्यूज में था, इस साल फेब के फर्स्ट वीक में फिर से ये न्यूज में है। तो ये लगातार 2 साल से न्यूज में बना हुआ है, तो हमें देखना होगा कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स है क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका प्रभाव क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग से, एल नीनो से और मैडन जूलियन ऑसिलेशन से ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये न्यूज में इसलिए है कि इनके द्वारा कैलिफोर्निया के तट पर भारी वर्षा होती है और बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए ये न्यूज में बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो एटमॉस्फेरिक रिवर या वायुमंडलीय नदियां है क्या। तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स वायुमंडल में एक लंबे संकरे क्षेत्र हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल पाया जाता है। मतलब बहुत लंबे हैं, चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक अनुमान है कि उनमें अमेजन रिवर जितना जल होता है, मतलब एक तरह से वायुमंडल में नदियां बह रही हैं, इतनी अधिक मात्रा में उनमें जलवाष्प है। और जब ये अपने बहुत ही मजबूत स्थिति में होती हैं तो उनमें जल उनकी तुलना में, नदियों की तुलना में 15 गुना ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इतना अधिक मात्रा में जल है जो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जा रहा है। तो इन्हें बोला जाता है कि ये वायुमंडल के लंबे संकरे क्षेत्र हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है। तो देखो ये अगर इस डायग्राम को देखें तो देखो इनकी लंबाई, देखो यहां से लेकर ये यहां तक फैले हुए हैं। लंबाई ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है। इनकी लंबाई होती है 1500 किलोमीटर तक, मतलब 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में ये लगभग फैले होते हैं, और चौड़ाई होती है 400 से 500 किलोमीटर। तो इनकी तुलना नदियों से की गई है। जैसे नदियां देखो बहुत लंबी होती हैं, संकरी होती हैं, लेकिन उनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये भी उसी से तुलना करके किया गया है कि इनमें बहुत ज्यादा जल होता है लेकिन बहुत लंबे और संकरे होते हैं। तो पहले बात तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, ये क्लियर हुआ कि वायुमंडल में एक तरह से नदियों की तरह जलवाष्प की मात्रा, बहुत ज्यादा जलवाष्प है। दूसरा कि इनकी अब उत्पत्ति कैसे होती है और ये न्यूज में क्यों है। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी उत्पत्ति और न्यूज में, तो ये आपको, ये यूएस का तट आपको नजर आएगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और यहां पर आपका ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। तो यहां पर इस एटमॉस्फेरिक रिवर के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर देखो, यहां अगर आप देखोगे इसके दक्षिणी भाग में यहां पर हवाई द्वीप हैं, यहां इस जगह पर हवाई द्वीप हैं, यहां पर हवाईयन आइलैंड्स हैं। तो ये आपके गर्म क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ते हैं। यहां से अगर देखोगे तो 23.5 की रेखा गुजरती है। तो ये गर्म क्षेत्र है। जब ये गर्म क्षेत्र होंगे तो यहां पर इन गर्म क्षेत्रों में जो ये सागरीय भाग है पूरा का पूरा, ये द्वीप है, ये सागर है, तो यहां पर इन द्वीपों के पास गर्म जल का वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा गैस के फॉर्म में ये पहुंच जाता है, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं। अब जब ये लगातार, देखो ये गर्म इलाका है तो यहां पर लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, और सारा के सारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच रहा है। अब क्या होता है कि ये लगातार यहां पर आपूर्ति हो रही है जल वाष्प की, तो यहां से पवनें चलती हैं जिनका नाम है वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ इनको ऐसे बहाकर ले जाती हैं। तो देखो यहां ये जो पवनें हैं ये लगातार इसे आगे ले जा रही हैं, और यहां से लगातार ओशन से, सागर से जलवाष्प की आपूर्ति होती जा रही है। तो यहां पर इसकी आपूर्ति हो रही है और ये आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो एक कारण तो इसका ये हुआ। दूसरा कारण इसका ये होता है कि यहां पर जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो वो जेट स्ट्रीम जब आती है तो वो क्या करती है, सर्दियों में नीचे हो जाती है, तो वो इसको अपने साथ बहाकर यूं ले जाती है। उसका लो प्रेशर यहां होता है। तो जब ये लो प्रेशर होता है तो ये इन हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। तो यहां पर जो ये जलवाष्प थी और ये जो पवने हैं, इनको ये अपनी तरफ खींचेगा और अपने साथ ये तट के पास ले जाता है। तो इसके निर्माण में या इसको तट पर ले जाने में दो चीजों की भूमिका है। एक तो लगातार यहां पर जल की आपूर्ति हो रही है जिससे यहां जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा, यहां से जो पछुआ पवने, जो परंपरागत रूप से पवने चल रही हैं, ट्रेड एक तरह से यूं को, ये लगातार वेस्टर्ली बहती रहती हैं, ग्लोबल विंड जिन्हें कहते हैं हम। तो ये यहां से अपने साथ इस जलवाष्प को साथ ला रही हैं, और इसमें सहयोग करती है ये जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम का लो प्रेशर होता है, वो इसको सक करता है, एक तरह से खींचता है अपनी ओर, और जब खींचेगा तो ये अपने साथ क्या करेगा, इसको तट के पास ले आएगा। और जैसे ही ये तट के पास पहुंचेगी, कैलिफोर्निया के तट के पास, या यूं को ये डिपेंड करता है कि ये जेट स्ट्रीम इसे यहां ले जाती है या ऊपर की ओर ले जाती है।
तो एक तरह से यूं को नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर जब ये पहुंचता है तो वहां पर पर्वत है, रॉकीज सुना होगा आपने। तो वहां तट के पास दो रेंज है, कोस्टल रेंज है और सियारा नेवादा है। कोस्टल रेंज और सियारा नेवादा। तो अब क्या होगा, जब इतनी अधिक मात्रा में जलवाष्प होगी और ये इसके मार्ग में एक तरह से ये पर्वत आ गया, तो ये जो अत्यधिक जलवाष्प से युक्त पवने हैं ये अब पर्वतों के सहारे ऊपर उठना शुरू करती। तो जब ये पर्वतों के सहारे ऊपर उठेंगी तो इनकी एडियाबेटिक कूलिंग होती है, ये ठंडी होती हैं। और जब ये ठंडी होंगी तब क्या करेंगी, ये बादलों का निर्माण करेंगी और उनसे बरसात होगी। इनसे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में जल होता है। तो ये जो लगातार पवने यहां से अपने साथ अत्यधिक जलवाष्प को ला रही थी, वो जब तट पर पहुंचती हैं तो पर्वतों के सहारे उनका उत्थान होने से बादलों का निर्माण होता है और जिनसे भारी वर्षा होती है, क्योंकि लगातार जलवाष्प आ रही है, लगातार ये पवने जलवाष्प को ला रही हैं और लगातार वो पवने ऊपर उठ रही हैं, तो लगातार क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे वहां कई कई दिन वर्षा होती रहती है, जिससे यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये देखो, ये यहां से जब जाएंगी तो देखो ऊपर की साइड से, तो देखो इसके पाथ को किसने डिसाइड कर दिया, जेट स्ट्रीम ने। ये जेट स्ट्रीम है, नॉर्थ में तो जेट स्ट्रीम है, लेकिन इसके साउथ में यहां पर हाई प्रेशर होता है। तो यहां पर देखो साउथ में हाई प्रेशर है, ऊपर की ओर जेट स्ट्रीम है, तो इन दोनों के बीच में से ये पवनें प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये संकरी होती हैं। तो लंबी तो देखो हवाई द्वीप से लेकर ये यहां तक लंबी है, लेकिन इन दोनों के बीच में फंसने की वजह से ये बहुत संकरी है। तो लंबी है, संकरी है, लेकिन जलवाष्प की मात्रा इनमें नदियों जितनी है, जितना एवरेज फ्लो होता है रिवर्स में, वहां उतना इनमें क्या है, जलवाष्प है। तो ये सारा का सारा यहां पर वर्षा कर देगा। रेनफॉल के साथ साथ यहां पर स्नोफॉल भी होता है। तो रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया। अब इसके प्रभाव देखो, एक तो हमने पढ़ ही लिया कि वर्षा की मात्रा होती है, दूसरा देखो, दूसरा यहां पर स्नोफॉल हो गया, तीसरा लैंडस्लाइड हो सकता है, मड स्लाइड हो सकता है। जब इतनी वर्षा होगी तो चट्टानें खिसकेंगी और वहां पर पर्वत क्षेत्र है, तो वहां पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना भी रहती है। लेकिन ये तो इसके क्या एक्सट्रीम प्रभाव है, लेकिन ये जल की आपूर्ति भी तो करती हैं। अगर इस तट की बात करें तो ये शुष्क इलाका है, तो यहां पर जो जल की आपूर्ति है उसका 50% आपूर्ति यही एटमॉस्फेरिक रिवर करती हैं। मतलब कुल वाटर की सप्लाई में 50% योगदान इन्हीं का है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। देखो ये कर क्या रही है, ये इस ट्रॉपिकल एरिया से जो मॉइस्चर है, जलवाष्प है, उसको उच्च अक्षांशों की ओर ले जा रही है। तो एक तरह से ये मूवमेंट है, एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जलवाष्प का। तो ये इस क्षेत्र में जहां जलवाष्प अधिक है, जहां वाटर वेपर ज्यादा है, वहां से जहां पर ये कम है उस क्षेत्रों की ओर ले जा रही है, पोल्स की ओर या हाई लैटिट्यूड्स की ओर। तो ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है। अब हमें देखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये इवेपोरेशन था, जो वाष्पीकरण हो रहा था ये जल की सतह से, तो अब इसका तापमान बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ेगा तो यहां पर ये जो जल वाष्प की मात्रा है ये भी बढ़ जाएगी, और जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो जब इतनी अधिक मात्रा में जल वाष्प वहां पहुंचेगी तो वहां वर्षा की मात्रा और बढ़ेगी, बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। एक कारण तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हो रहा है। दूसरा देखो हो क्या रहा है कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये भी दक्षिण की ओर ज्यादा माइग्रेट करती है। क्योंकि जेट स्ट्रीम किस वजह से चलती है, जेट स्ट्रीम उच्च अक्षांशों के और निम्न अक्षांशों के तापमान के अंतर के कारण चलती है, और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आर्कटिक का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जेट स्ट्रीम मिएंडर करने लगती हैं और दक्षिण की ओर आने लगती हैं। अब अगर ये दक्षिण की ओर आएंगी तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर की तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पहले 7, 8, 10 आती थी, अब इनकी संख्या 15 से 20 हो जाएगी। क्योंकि हमने इस डायग्राम में अगर देखा था तो इनको लाने में किनका रोल रहता है, जेट स्ट्रीम का रोल रहता है। तो अगर जेट स्ट्रीम बार बार, ये जेट स्ट्रीम ऊपर रहती है जी, अगर ये स्ट्रीम बार बार नीचे आएगी तो इस तरह के जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वो तट के पास ज्यादा पहुंचेंगी, इनकी मेंडरिंग बढ़ गई। तो इट मींस ये यहां से यहां आने लगी हैं, तो इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक रिवर की, प्लस इनकी तीव्रता भी बढ़ेगी। क्योंकि तीव्रता बढ़ने का कारण क्या, ये इवेपोरेशन बढ़ गया। तो जेट स्ट्रीम इस तरह से क्या, ग्लोबल वार्मिंग जेट स्ट्रीम को प्रभावित कर रही है और जेट स्ट्रीम फिर इसको अपने साथ लेके आ रही है। दूसरा इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई है।
तो ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से या क्लाइमेट चेंज इस तरह से इसको प्रभावित कर रहा है। तीसरा कारण एल नीनो की स्थिति है। एल नीनो के कारण देखो, एल नीनो में यहां से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको साउथ अमेरिका दिखेगा, ये पेरू का तट है। तो यहां पर एल नीनो की स्थिति में तापमान बढ़ जाता है। तो जब यहां का तापमान ओशन का बढ़ेगा, सागरीय सतह का तापमान बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये इस क्षेत्र को भी तो प्रभावित करेगा। तो जब इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा तो यहां का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो एल नीनो की स्थिति में भी ये क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं और वर्षा की मात्रा ज्यादा करती हैं। तो इस साल एल नीनो की कंडीशन है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, जेट स्ट्रीम की मिएंडरिंग भी हो रही है। इस वजह से 2023 में भी बहुत वर्षा हुई, तो 2024 में भी ये वर्षा कर रही है। ठीक है। इसके बाद एक और जो टर्म्स यूज होता है इसमें, वो है एमजेओ, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है? देखो, मैडन जूलियन ऑसिलेशन में इस तरह का एक प्रभाव पाया जाता है जिसमें एक भाग में तो हवाएं, सागर का तापमान ज्यादा होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, और इसके एक भाग में जाकर ये हवाएं नीचे बैठती हैं जहां पर हाई प्रेशर होता है, और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने से लो प्रेशर होगा, यहां से यहां हवाएं प्रभावित होती है। तो एक पूरा सिस्टम होता है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसे बोलते हैं मैडन, एमजेओ बोलते हैं, एमजेओ शॉर्ट में बता रहा हूं बस, आपने इसको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैडन जूलियन ऑसिलेशन में। तो अब अगर इसका ये वाला फेज यहां आ जाए हवाई द्वीप के पास, तो यहां पर देखो क्या है, तापमान ज्यादा है, लो प्रेशर है, तो तापमान ज्यादा, लो प्रेशर ज्यादा, तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी और उनको फिर पवने अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक रिवर है वो एमजेओ से भी जुड़ी हुई है। तो अभी अगर मैं यहां देखूं, ये अगर एटमॉस्फेरिक रिवर है तो इनको देखो प्रभावित कौन सा कर रहा है, एक तो इवेपोरेशन कर रहा है, दूसरा इसको प्रभावित कर रही है जेट स्ट्रीम, और तीसरा इसमें मेन रोल है एमजेओ का। तो ये तो इनके निर्माण के दौरान ये कंडीशन देखने को मिलती है कि इसका एमजेओ का ये वाला फेज जो था, ये फेज यहां पर होता है जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है हवाई द्वीप के पास, और इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से एक तो तापमान बढ़ रहा है और दूसरा जेट स्ट्रीम की मिएंडरिंग या उसका दक्षिण की ओर प्रवाह बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। एक और बात यहां पर जो निकल के आती है उसका नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो इस तरह की जो आपके एटमॉस्फेरिक रिवर हैं पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं, अटलांटिक में भी देखने को मिलेंगी, पैसिफिक में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसी एटमॉस्फेरिक रिवर जो हवाई द्वीप से उत्पन्न होती है, या उसका सोर्स रीजन, उसका उत्पत्ति क्षेत्र जो हवाई आइलैंड होता है, उसे कहा जाता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। क्योंकि वहां पर पाइनएप्पल की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है कि उस सोर्स रीजन से आ रही है, तो उसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोल देते हैं। डन है। तो सभी एटमॉस्फेरिक रिवर पाइनएप्पल एक्सप्रेस नहीं होती हैं। वो एटमॉस्फेरिक रिवर जिनका सोर्स रीजन हवाईयन आइलैंड होता है या उसके आसपास का क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं पाइनएप्पल। तो ये टर्म भी इसमें यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं सार में देखूं तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स वायुमंडल में लंबे संकरे क्षेत्र हैं जिनमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जब ये तट के पास पहुंचते हैं तो इनका उत्थान होता है पर्वतों के सहारे, और ये बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा करते हैं, जिससे बाढ़ की स्थितियां, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। और खासकर ये कैलिफोर्निया के तट पर जो बाढ़ की स्थिति है उसको एक्सप्लेन करने में मदद करती है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे वाटर सप्लाई होती है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, या ट्रॉपिकल में जो एक्सेस है उसको ये कहां ले जाते हैं, पोल्स के क्षेत्र में या उच्च अक्षांशों की ओर लेके जा रहे हैं। डन है। और ये सभी ओशन में लगभग नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये न्यूज में कैलिफोर्निया की वजह से है। डन है। तो आपको ध्यान में इसे रखना। तो आज यहीं रुकते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं।